आप लोग सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ 18th नवंबर। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड। ब्रू रिफ्यूजीज डिमांड इंटरमीडिएट इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट पैक्ट। ठीक है, तो जो बेसिकली सेंटर के साथ एक रिहैबिलिटेशन प्लान एंड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें बोला था कि जो ब्रू या फिर रियांग जो रिफ्यूजीज है, इनको जो त्रिपुरा में क्या है, ये ओरिजिनली मिजोरम में रहते थे। ठीक है, बट अब फिलहाल ये त्रिपुरा में सेटल हो गए हैं। सेटल तो नहीं, बेसिकली वहां के कैंप्स में रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस वगैरह के लिए था ये पैक्ट। ठीक है, तो अब ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसीजन टू सेटल सम ऑफ द रिफ्यूजीज इज फेसिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम लोकल फोरम। ठीक है, सो ब्रू रियांग रिफ्यूजी एग्रीमेंट था क्या, जनवरी में साइन किया था इस साल, मतलब 2020 में। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम एंड ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके बीच में साइन हुआ था। ठीक है, तो यूनियन ने इंटरवीन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत सेंटर 600 करोड़ का उनको देगा फंडिंग। ठीक है, एंड उनको लैंड दिया जाएगा ताकि वो त्रिपुरा में रह सके। एफडी ऑफ रुपीज 4 लाख विल बी गिवन टू ईच फैमिली। ठीक है, एंड दे विल बी एबल टू विदड्रॉ दिस अमाउंट आफ्टर 2 years। एंड डिस्प्लेस्ड फैमिली को 40 into 30 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मिलेंगे। ठीक है, ताकि वो अपना घर बना सके। एंड ईच फैमिली विल बी गिवन 5,000 कैश पर मंथ फॉर 2 years। ठीक है, फॉर इजीली रिहेबिलिटेशन। एंड डिस्प्लेस्ड फैमिली को फ्री राशन दिया जाएगा फॉर 2 years एंड एड ऑफ 1.5 लाख टू बिल्ड अप हाउसेस। ठीक है, तो 5,000 पर महीने का। ठीक है, और प्लॉट दिया जाएगा, ऊपर से 1.5 लाख भी दिया जाएगा घर बनाने के लिए, 2 साल के लिए फ्री राशन दिया जाएगा, और ऊपर से एफडी भी दी जाएगी 4 लाख की। तो ये काफी अच्छा एग्रीमेंट है। ठीक है, एंड मिजोरम से फ्ली हुए थे और त्रिपुरा में फिलहाल रह रहे हैं। 30,000 के करीब ब्रू ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो ब्रूज के बारे में देख सकते हैं। ब्रू होते हैं या फिर गुरियांग्स भी बोला जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा और मिजोरम तो पढ़ लिया हमने, पर असम और मणिपुर में भी पाए जाते हैं। त्रिपुरा में पर्टिकुलरली ये पीवीटीजीज कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल की भी सब कैटेगरी होता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, एंड मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय सम ग्रुप्स, एंड तभी तो वो वहां से भाग के आ गए, क्योंकि वो वहां पे इंडिजिनस नहीं मानते काफी सारे लोग इन लोग को। देन इज अबाउट ह्यूरिकेन आयोटा। ठीक है, देन ह्यूरिकेन आयोटा हैज मेड लैंडफॉल इन निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका। तो आपकी फैसिलिटेशन के लिए मैंने सेंट्रल अमेरिका का मैप डाल दिया है। इधर आप देख सकते हैं, ये है कैरिबियन सी। ठीक है, ये क्यूबा है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इधर फ्लोरिडा पड़ता है, एंड इधर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो भाई सेंट्रल अमेरिका की कौन सी ये पार्ट्स कंट्री से बना है, ये ध्यान रखना। ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। ठीक है, इधर पनामा कैनाल भी है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कौन सी सिटीज है। ठीक है, एंड ऊपर मेक्सिको है, एंड नीचे कोलंबिया से ये अटैच्ड है। ठीक है, तो ह्यूरिकेन्स क्या होते हैं भाई? ह्यूरिकेन्स हो गए, ठीक है, टाइफून्स हो गए, ये सब एक फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार हम कर चुके हैं। ह्यूरिकेन होते क्यों है? ठीक है, अब अटलांटिक ह्यूरिकेन है। ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अब अटलांटिक में क्या होता है, ये अटलांटिक ओशन है। इधर सारे जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर करेंगे उसे हरिकेन कहेंगे, इधर वालों को भी हरिकेन कहेंगे। पर जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के पास आएगी उसे टाइफून्स कहेंगे, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास विली विलीज कहते हैं, और इंडियन ओशन में उसे साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूरिकेन्स क्यों होते हैं भाई? सबसे पहले हरिकेन्स को कैटेगराइज करते हैं 1 to 5। ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन सीवियरिटी। तो कौन सा स्केल है ये रेटिंग का? साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। ठीक है, जो इनको रेट करता है बेसिस ऑन द विंड स्पीड। एंड हरिकेन्स कैन रीच कैटेगरी 3 और 5, 3 और हायर, एंड उनको मेजर हरिकेन्स कहा जाता है। तो 3 से 5 में जो रेटिंग होती है उसे मेजर हरिकेन्स कहा जाता है। हरिकेन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन्स यूज वार्म और मॉइस्ट एयर एज फ्यूल। ठीक है, तो क्या होता है जब ये ओशन है, ओशन है, ये ओशन का टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री या 30 डिग्री है, तो हल्का हल्का वार्म हो रहा है, तो यहाँ से एयर राइज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, वार्म एयर जा रही है, तो क्या होता है, तो नीचे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हवा ही नहीं है। तो बगल से आती है ठंडी हवा इसको डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, क्या आई? बगल से ठंडी हवा आई इसको डिस्प्लेस करने के लिए, एंड फिर ये ठंडी हवा भी ऊपर चलती रहती है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर लैक्यूना क्रिएट हो जाता है, जिसे हम आई ऑफ द स्टॉर्म भी कहते हैं। सबसे ज्यादा लो प्रेशर एरिया होता है और इधर ज्यादा हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, वही बता रखा है, सराउंडिंग एयर रश करेगी एंड रिप्लेस करेगी वार्म एंड मॉइस्ट एयर को। व्हेन मॉइस्ट और वार्म एयर कूल्स ऑफ, तो ये मॉइस्चर ये क्लाउड्स बन जाते हैं। अब एयर ऊपर चली गई तो ये क्लाउड्स बन गए, और फिर वही क्लाउड्स फिर बारिश करेंगे। एंड देन इज अबाउट
सच स्टॉर्म रोटेट फास्टर, अगर वो स्टॉर्म फास्टर रोटेट कर रही है तो एक और ज्यादा मतलब क्योंकि अगर विंड स्पीड भी ज्यादा आ गई ना उस टाइम पे तो वो रोटेट करती रहेगी एंड बीच में तो आई बनती रहती है। मैंने बताया कि जो लो प्रेशर एरिया होता है एंड स्टॉर्म जो नॉर्थ में बनती है इन द मतलब ये अर्थ का ही नदर्न हेमिस्फीयर है, ये तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है मतलब ऐसे, और ये साउथ सदर्न में ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं क्योंकि अर्थ का रोटेशन इस तरीके से है। ठीक है, तो ये था स्टॉर्म्स के बारे में। हरिकेन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म में क्या फर्क है भाई, सेम होती है, मैंने आपको बता दिया, बस नाम अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यही था इसमें, और तो कुछ खास है नहीं। देयर इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 32 ओवर द ईयर्स। तो आर्टिकल 32 क्या कहलाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप जा सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास, और अफर्म्स द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सके आपके राइट्स को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सके, क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स ही है। इट स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो रिट्स इशू कर सकता है। मैंने रिट्स पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप सर्च करेंगे एडू निर्माण रिट्स वीडियो तो वो है, उसमें रिट्स इशू कर सकता है जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्श्योररी, ताकि इन्फोर्स कर सके वो जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फोर्स करने के लिए। देन राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेबोरेटली लिखा हुआ है किस जगह पे आपके राइट सस्पेंड हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसीज के टाइम हो सकते हैं, या फिर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस जैसे कोविड है फिलहाल, काफी टाइम के लिए कोर्ट्स भी बंद हो गए थे, तो इस तरीके की चीजों में भी आपके राइट सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगर फंडामेंटल राइट ही वायलेट हुआ है, एनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट वायलेटेड, द पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये बोलता है कैन हाई कोर्ट भी अप्रोच इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो भाई क्या होता है, सिविल या मैटर में पहली आपको क्या होता है, आपको छोटे कोर्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, वही सेशन कोर्ट जाएंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात आती है तो इंडिविजुअल डायरेक्टली ही हाई कोर्ट पे जा सकता है या डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है। तो हाई कोर्ट पे अंडर आर्टिकल, हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है, सुप्रीम ये रिट्स को इशू करने का या फिर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का 226, एंड सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। ठीक है, पर आर्टिकल 226 हाउएवर इज नॉट फंडामेंटल राइट। अब ये क्यों बोला है, क्योंकि आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट होता है वो रिट्स ज्यादा इशू कर सकता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट प्लस नॉर्मल कुछ भी उसको इन्फोर्स कराना है तो भी वो रिट्स पास कर सकता है, बट जबकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही कर सकता है। तभी कहते हैं कि जो रिट इशुइंग पावर है वो हाई कोर्ट की वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स गारंटेड रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो जो ऐसे इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो कोर्ट उसको बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करे। एंड इन ड्यूरिंग इमरजेंसी ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिटीजन्स के राइट सस्पेंड हो गए थे, क्योंकि हो जाता है इमरजेंसी के टाइम, यू नो देयर आर वेरियस कंडीशंस। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इट इज इवेंचुअली डिस्क्रिशन होता है सुप्रीम कोर्ट का एंड इंडिविजुअल जज का, वो डिटरमाइन करेंगे वेदर एन इंटरवेंशन इज वारंटेड इन द केस विच कुड ऑल्सो बी हर्ड बाय द हाई कोर्ट फर्स्ट। तो ये जो पर्पस ऑफ रिट्स है तो ये आप एक बार देख सकते हैं, आपकी उसमें भी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में भी है, बाकी आप देख सकते हैं। बाकी मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। देन इज अबाउट स्टडी हाईलाइट ऑनलाइन एजुकेशन वूज। ठीक है, तो स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने क्या पाया है, एफिकेसी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, आजकल सब ई चल रहा है ना, तो फिर वो देखते हैं कि भाई देखो तो इस ई में है क्या, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में। तो मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ये स्टडी पाई गई 26 डिस्ट्रिक्ट में इन द 5 स्टेट, ये स्टडी कंडक्ट कराई गई। सो मोर देन 60% रिस्पॉन्डेंट्स हु आर इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल तो वाले भाई 60%, मतलब 100 में से 60 बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्मार्टफोन्स नहीं किसी के पास डिफिकल्टी आ रही है एप्स यूज करने में, तो ये दिक्कत आ रही है। कंसर्न्स क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहे हैं, पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि किसी को सुन नहीं रहा, किसी को दिख नहीं रहा, हर किसी बच्चे की डिफरेंट कंडीशंस होती है, तो वो ऑनलाइन स्टडी को कैसे अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है,
एंड 90% ऑफ द चिल्ड्रन हु जो टीचर्स हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम कर रही हैं तो फाउंड देयर स्टूडेंट अनएबल टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन एंड दिस वाज बाउंड टू हैपन। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेरेंट्स सर्वेड वर ऑफ द ओपिनियन दैट ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव नहीं है और सारा दिन बच्चे फोन के आगे ही बैठे रहते हैं। एंड मोर देन 80% सर्वेड सेड दैट दे वर अनएबल टू मेंटेन इमोशनल कनेक्ट विद स्टूडेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। एंड वाइल 90% ऑफ द टीचर्स फेल्ट नो मीनिंगफुल असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग वाज पॉसिबल, कि भाई असेस ही नहीं कर पा रहे हो आप कितना पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर आप उन्हें होमवर्क दे दोगे नेट से चिपका के लिख लेंगे। सो इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा पाई गई हैं। तो ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने लिखा, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। देन इट्स अबाउट आरबीआई डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। डेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? मान लो आपको 1500 करोड़ का लोन ले लिया आपने, ठीक है, आप टाइमली रीपे नहीं कर पा रहे, उसको क्या होता है फिर अंडर द इंसॉल्वेशन एंड बैंक्रप्सी कोड डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है। ठीक है। इसको बेसिक पहले क्या था कि भाई मैं 1500 करोड़ आपको अगले 5 साल में दे दूंगा, जो भी ईएमआई मतलब आपका इंटरेस्ट बनता है बैंक को। बट वो कह रहा है कि यार मेरे बस का नहीं है, सुनो यार बैंक वालों, तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा। बैंक वाले ने कहा चल यार कोई बात नहीं, तुम 5 की बजाय 10 साल में ले लो। ठीक है। तो वो उसकी किस्त काट देते हैं, मतलब पहले अगर मान लो 100 करोड़ की किस्त होती थी तो ठीक है, तो 100 करोड़ की किस्त को काट देंगे और बोलेंगे ठीक है तू 50 करोड़ देता रहे पर ईयर का। ठीक है। तो दिस इज नोन एज डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तो रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल। ठीक है। said that as many as 99 companies rated by it were unlikely to opt for one time debt restructuring scheme। तो कंपनीज ऑप्ट ही नहीं करना चाह रही हैं। एंड this is despite 2/3 of the rated entities being eligible for restructuring। ठीक है। तो होता है एक सर्टेन मतलब एजेंसी, मतलब उसका अगर इतना टर्नओवर है इस तरीके से है तो वही एलिजिबल होती है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, बाकियों को तो लोन देना रीपे करना ही पड़ता है। एंड ये केवी कामत कमेटी ने इस तरीके की बताई थी जो एंटिटी को आप रिस्ट्रक्चरिंग लोन उनकी एलिजिबल है। इंप्रूविंग बिजनेस सेंटिमेंट्स एंड ऑनगोइंग ग्रेजुअल रिकवरी हैज मिनिमाइज द नीड टू अवेल द फैसिलिटीज। क्योंकि बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रेजुअल रिकवरी हो रही है, तो लोग ज्यादा अवेल नहीं कर रहे इस फैसिलिटी को। इस साल अगस्त में आरबीआई ने सेटअप करी थी केवी कामत कमेटी, ताकि वो बता सके कि भाई कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे आप रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो लोन को। तो उस कमेटी ने बोला था कि भाई वन टाइम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं हम कॉर्पोरेट लोन्स को। ठीक है। कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस्ड अकाउंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी। ठीक है। कौन ज्यादा सीवियर है, मतलब कि कौन ज्यादा हाँ मतलब इम्पैक्टेड है सबसे ज्यादा, एंड कौन डिफॉल्ट कर सकता है। तो बेसिकली उसमें आपको क्लासिफाई करने पड़ेगा बैंक्स को कि ये माइल्ड अफेक्टेड है, ये मॉडरेट एंड ये सीवियर है। फिर उस तरीके से उनका डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब ज्यादा या कम किसको हम वो दे सकते हैं, खुली छूट दे सकते हैं। 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखा जाएगा। टोटल फेसिंग डिफिकल्टीज टू गॉज द हेल्थ ऑफ द सेक्टर, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं ताकि उनका नेटवर्थ, टोटल डेप्ट टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, अमोर्टाइजेशन एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो, करंट रेशियो एंड डेट एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो सब देख के करा जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में मत जाओ इसके। 26 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि ऑटो, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, जैसे कि होटल्स वगैरह हैं। काफी सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है कि भाई उनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रिकमेंडेशन, बोला गया है कि भाई रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करेंगे जिन्होंने 1500 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया होगा। ठीक है। एंड रिजोल्यूशन अंडर दिस फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ओनली टू द बोरोवर जो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुए, यानी कि मार्च 1 2020 के बाद ही जिन्होंने दिक्कत आ रही है उनको लोन रीपे करने के लिए। ठीक है। एंड ये मेजर जरूरी क्यों था? क्योंकि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर डेप्ट बहुत ज्यादा है, बैंक्स ने काफी सारा लोन दे रखा है, मतलब 72% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर डेप्ट टू इंडस्ट्री। ठीक है। तो जो बैंक का मान लो 100 करोड़ का लोन है ना, तो उसमें से 72 करोड़ तो उसने कॉर्पोरेट सेक्टर को ही दे रखा है। ठीक है। तो टोटल 37.72 लैक्स जा रहा है डेप्ट में। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 37% ऑफ द टोटल नॉन फूड बैंकिंग क्रेडिट। ठीक है। बाकी उन्होंने नॉन फूड बैंक क्रेडिट को दूसरों को दे रखा है, पर 70% 72% काफी बड़ा चंक हो जाता है। ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो जो बैंक के ऑलरेडी एनपीएस हैं उनको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कंपनीज इन सेक्टर सच एज रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड्स एंड टेक्सटाइल्स आर फेसिंग स्ट्रेस। एंड जो प्री कोविड के टाइम पे भी स्ट्रेस में थी एनबीएफसीज वगैरह, उनकी तो दिक्कत है ही, बाकी और कंपनीज इस छतरी के नीचे आ गई हैं तो उनकी भी ज्यादा दिक्कत है। तो इसको रिस्ट्रक्चर ही करना ज्यादा एक बड़ा सॉल्यूशन था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि भाई इधर आओ, ये बताओ मुझे तुम्हारे पास मैकेनिज्म क्या है फेक न्यूज को इनकाउंटर करने का और उसको
हटाने का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसअपॉइंटेड था, ठीक है, विद द लेटेस्ट गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल्ड बाय द आईबी सेक्रेटरी अमित खारे ऑन द तबलीगी जमात केस। एंड क्योंकि ये केस था कि भाई कॉम्युनल कलर दिया गया है कि भाई इन्होंने ही फैलाया है, इन्होंने ही कोरोना फैलाया है, जब बहुत ज्यादा आया था। एंड जमात पेटिशंस हैज सोल्ड अ डायरेक्शन फ्रॉम कोर्ट टू द मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द सेक्शन ऑफ मीडिया जिन्होंने इस चीज को कॉम्युनलाइज किया था, क्योंकि उस टाइम पे तो सारे ही न्यूज चैनल ये हो गए थे कि भाई यही कम्युनिटी फैला रही है। तो फेक न्यूज का है न्यूज स्टोरीज और होक्सेस, मतलब कि जो दिखता है वो है नहीं, क्रिएटेड टू डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म एंड डिसीव रीडर्स, ठीक है। यूजुअली दीज स्टोरीज आर क्रिएटेड टू इन्फ्लुएंस पीपल्स व्यू एंड पुश अ पॉलिटिकल एजेंडा। थ्री एलिमेंट्स क्या होते हैं फेक न्यूज के? मिसट्रस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। तो ये आप तीन चीजें याद कर सकते हो। कॉजेज क्या है भाई? इतना वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट है, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पे, कुछ मेरे दोस्त भी थे, तो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हुआ था कि जो भी क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में था, तो क्या कर होता था कि जो भी मुस्लिम पीपल हैं, तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा उनको डेरोगेटरी नजर से देखा गया था कि भाई तुम्हारे तबलीगी जमात वाले लोगों ने ये फैला रहे हैं, ये वाली चीज ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई आप उसको उसकी कम्युनिटी से क्यों लिंक कर रहे हो? वो पर्सन एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो ये वो नहीं करना चाहिए। बेसिकली उसको टैग नहीं देना चाहिए किसी चीज का। लैक ऑफ चेकिंग ऑथेंटिसिटी, क्योंकि लोग कौन मेहनत करे भाई ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। नो कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर सोशल मीडिया एंड स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेक न्यूज, ठीक है, क्योंकि वो टारगेट पॉपुलेशन को बेचते ही बेचते हैं। एंड वही ना, आप कुछ भी सर्च करने लग जाओ, जैसे कि मैंने मिंत्रा से कोई ऐसा देख लिया, तो फिर बाद में मुझे एड्स में मिंत्रा मिंत्रा ही दिखता है, ठीक है। वो आपको इन्फ्लुएंस इतना कर देते हैं कि भाई खरीद लो तुम ये चीज, ठीक है। तो रीसेंट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट क्या है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये थिंक टैंक है अंडर होम मिनिस्ट्री, है, जिसने गाइडलाइंस पब्लिश की है टू एड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज एंड वीडियोस। सो गवर्नमेंट मस्ट टेक इनिशिएटिव्स ताकि वो ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को रियलिटीज बता सके इन्फॉर्मेशन की। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन फेक न्यूज की तरफ लेना चाहिए। इंडिपेंडेंट एजेंसीज को बेसिकली सेटअप करना चाहिए ताकि वो डेटा वेरीफाई करके बताया जा सके, ठीक है, कि ये फेक है और ये ट्रू है। एंड एजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड रियल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ वो एजेंसी बता सके। सोशल मीडिया वेबसाइट शुड बी मेड अकाउंटेबल, कि भाई अगर ये आपकी उस साइट पे है तो क्यों है, ठीक है, क्योंकि अगर फेक है तो आपको खुद ही इसको रिमूव कर देना चाहिए। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग एंड नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज प्रोसेसिंग को आप यूज कर सकते हो इस चीज को लेवरेज करने के लिए, ठीक है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 363A। तो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 363A कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था इन 1971, जिसमें प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया था। तो प्रिवी पर्सेस क्या होते थे? जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जिन्होंने इंटीग्रेट किया था प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, एंड एक संयुक्त भारत की स्थापना की थी, तो प्रिंसली स्टेट्स को इस तरीके से किया था उन्होंने इंटीग्रेट कि भाई हम टाइमली तुमको पे करते रहेंगे, ठीक है। एंड ये था प्रिवी पर्सेस का बेसिकली एजेंडा, कि हम आपको टाइमली पे करते रहेंगे ताकि आप अपने प्रिंसली स्टेट्स को मैनेज कर सको, ठीक है। तब क्या हुआ 1971 में कि उन्होंने कहा कि चलो बहुत हो गया, ठीक है, हम इनको बहुत ज्यादा फ्री में बिठा के खिला रहे हैं एंड दे आर नॉट बेसिकली कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है प्रिंसली स्टेट्स में, तो इसीलिए उस टाइम पे अबॉलिश कर दिया गया था। देन इज अबाउट क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल। सो इट इज अ कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम, आप देख सकते हैं इधर, विच मीन्स इट इज स्टोर्ड एंड ऑपरेटेड फ्रॉम स्पेशली डिजाइन कंपार्टमेंट। शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाई है, टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स ऑफ द आर्मी फ्रॉम एनिमी एरियल टैंक, ठीक है, ताकि उनको शील्ड कर सके जब आर्मी मूव कर रही है एंड एनिमी के एरियल अटैक से। द एंटायर वेपन सिस्टम हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन अ मोबाइल एंड मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस ऑन द मूव। इट हैज बीन डिजाइंड फॉर द इंडक्शन इनटू द आर्मी एंड 25 से 30 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। तो QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। दैट इज अबाउट लीलावती अवार्ड 2020। तो ये भाई जो टेक्निकल रेगुलेटर है इंडिया में AICTE, ठीक है, उसका इनिशिएटिव है ताकि वो विमेन को विद इक्वालिटी एंड फेयरनेस ट्रीट कर सके एंड रिकॉग्नाइज करें जो इसके अंडर इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन्होंने कितना अच्छा काम किया है इन द सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द विमेन एंड विमेन एम्पावरमेंट में कितना काम किया गया है। बेसिकली
अवेयरनेस बढ़ाती है, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ द वुमेन को अवेयर कराती है। एंट्रीज फॉर दिस अवार्ड कैन बी सबमिटेड एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीन लेवल। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना लीलावती अवार्ड किसका है, AICTE का इनिशिएटिव है। सो दिस वाज इट फॉर 18th नवंबर। 19th नवंबर का भी अभी अपलोड हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।